हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप मिसलेनियस क्लास का ही है, यानी कि हर एक टॉपिक से मिला जुला प्रश्नों को देखेंगे। एक नज़र फटाफट आप पहले देख लीजिए। आज के इस क्लास में कुछ इस तरीके का हर एक टॉपिक से क्लास को देखने वाले हैं। ज़बरदस्त वाला क्लास आज का आपके लिए होने वाला है। आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर एग्ज़ाम में 4 चांद लगाना चाहते हैं आज के इस क्लास को ध्यान से देखिए। अगर आपको इन सब प्रश्नों पे पकड़ हो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप क्लास को रिपीट करके देखिए। बहुत सारे प्रश्न आज के इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस क्लास को हल्के में लेंगे या फिर सही से नहीं देखते हैं तो इसमें आप ही को नुकसान होने वाला है। क्लास मज़ेदार आपके लिए बनाया गया है। हर एक टॉपिक को इसमें ले लिया गया है, हर एक सब्जेक्ट से लेने की कोशिश किया गया है। आप क्लास को देखिए। अगर आपको क्लास पसंद आएगा और अगर इस तरह का क्लास चाहिए होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके आप बताइएगा। फिर इस तरह का क्लास आपको फिर से तैयार करके दे दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा खासा क्लास आज का रहने वाला है। लगभग 50 पेज आज आप देखेंगे और प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा है। देखिए, हर एक टॉपिक से लिया गया है। साइंस वगैरह देखना हो, बायोलॉजी वगैरह देखना हो, हर एक क्लास से आपको, हर एक टॉपिक से आपको यहाँ पर क्लास मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से देखिए। अगर पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और भी इसका क्लास चाहिए होगा तो ठीक है, नहीं क्लास पसंद आए, नहीं चाहिए होगा या फिर इतना ही काफ़ी है, कोई बात नहीं। जैसा क्लास आ रहा था वैसा क्लास आता रहेगा। लेकिन अगर आपको क्लास चाहिए होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। तो आइए आज के इस क्लास में हर एक टॉपिक से मिले जुले प्रश्नों को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपको बताना होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने राज्य करते हैं? तो भारत के आपको 5 बताना होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का 0 माइल सेंटर भी कहा जाता है? आप किसे कहेंगे? नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। 0 माइल सेंटर के नाम से किसे जानते हैं? नागपुर, महाराष्ट्र। नंबर 4, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात की तट रेखा क्या है? सबसे लंबी है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है ना, यह कहाँ पर है? तो इसके लिए आपको बताना होगा अरब सागर सही जवाब है। कहाँ पर है? अरब सागर में है, याद रखिएगा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जाता है। अंडमान द्वीप और निकोबार अगर पूछेगा तो आपको बताना है 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। ज़रूर से ज़रूर आपको यहाँ पे याद रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? सही जवाब हो जाएगा कितने? पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से होकर लगती है। केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग कह रहा है कहाँ पर है बताइए? कहाँ पर बताइएगा? जम्मू कश्मीर में है जवाहर सुरंग। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर अगर पूछेगा तो आपको जम्मू कश्मीर बताना है। खास करके जवाहर सुरंग आप यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपना इतिहास से है। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने कब किया था? 1398 ईस्वी में क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। कौन? तैमूर लंग सही जवाब है। तैमूर लंग ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था? तैमूर लंग ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था? तो उसका नाम है खिज्र खां। क्या नाम बताइएगा? खिज्र खां को नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा पूछा जाए? तैमूर लंग के द्वारा बताएंगे। तैमूर लंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा था? सही जवाब हो जाएगा 15 दिनों तक तैमूर लंग क्या किया था? दिल्ली को लूटा था। सैयद वंश, ध्यान रखिएगा, इस वंश की नींव
खिज्र खां ने रखी थी। सैयद वंश के बारे में पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे कि इस वंश की जो नींव है खिज्र खां के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया समुदाय का वंश कौन सा था? तो आपको सैयद वंश बताना होगा। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया समुदाय कौन सा था? सैयद वंश सही जवाब है यहाँ पर। सुल्तान के बदले रैयत ए आला की उपाधि किसने ले लिया था? सही जवाब हो जाएगा खिज्र खां। सुल्तान के बदले रैयत ए आला की उपाधि खिज्र खां ने लिया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैयत ए आला आपसे पूछा जाता है, क्या बताएंगे? खिज्र खां यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो खिज्र खां का शासनकाल माना जाता है 14 से 1421 ईस्वी तक। खिज्र खां का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रहा था। याद रखिएगा, किसका? खिज्र खां का। यमुना के किनारे किस शहर की स्थापना मुबारक शाह ने करवाई थी? सही जवाब हो जाएगा मुबारकाबाद की। यमुना के किनारे किस शहर की स्थापना मुबारक शाह ने करवाई थी? उन्हीं के नाम पर था, मुबारकाबाद। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताएंगे अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। लोदी वंश को देखिए, कह रहा है लोदी वंश की नींव रखने का श्रेय जाता है किसे? तो आपको बताना होगा बहलोल लोदी को। लोदी वंश का जो नींव है किसने रखा था? बहलोल लोदी सही जवाब हो जाएगा। नंबर 11 है, बहलोल लोदी अफगानों की किस महत्वपूर्ण शाखा से संबंधित था? आपको बताना होगा साहूखेल से। क्या नाम है? बहलोल लोदी। ये अफगान की किस महत्वपूर्ण शाखा से संबंधित था? साहूखेल आपको यहाँ पर याद रखना है, साहूखेल आपको बताना है। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद बहलोल लोदी, याद रखिएगा किसके बारे में कह रहा है? बहलोल लोदी। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण कर लिया था? इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद बहलोल लोदी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सही जवाब हो जाएगा गाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोदी ने किस नाम से सिक्का जारी किया था जो अकबर के शासनकाल तक प्रचलित था? उसको कहते थे बहलोली। बहलोल लोदी ने कह रहा किस नाम से सिक्का जारी किया था जो अकबर के शासनकाल तक चला था? तो क्या बताएंगे? बहलोली सिक्का का नाम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोदी वंश का कौन सा शासक अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था? नाम आपको बताना होगा निजाम खां को। लोदी वंश का कौन सा शासक अपने सरदार को मकसद ए अली कहकर पुकारता था? निजाम खां आपको याद रखना है, निजाम खां। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राज्य और उनके प्रमुख जो लोक नृत्य हैं। किस राज्य में कौन सा लोक नृत्य होता है, इसे देखिए समझिए। जैसे कि मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में होता है पंडवानी गणगौर नृत्य। मध्य प्रदेश में पंडवानी गणगौर काफ़ी फेमस है और यही बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। असम में होता है कौन सा? असम में होता है बिहू। उत्तर प्रदेश में होता है नौटंकी। गुजरात में होता है कौन सा? गुजरात में होता है गरबा। असम में बिहू, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, गुजरात में गरबा। अगर कर्नाटक जाएंगे तो वहाँ पे होता है क्या? कर्नाटक में होता है, आपको बताना है यक्षगान। पंजाब में होता है कौन सा? भांगड़ा और गिद्दा। पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा होता है। राजस्थान में होता है, काफ़ी फेमस है, जिसमें आपको कालबेलिया, घूमर, तेरह ताली और भवाई नृत्य बताना है। राजस्थान में कालबेलिया, घूमर, तेरह ताली, भवाई नृत्य होता है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र में होता है क्या क्या? तो महाराष्ट्र में होता है सबसे पहले आपको बताना होगा तमाशा और लावनी। काफ़ी ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र में, तमाशा और लावनी होता है। उत्तराखंड में होता है कजरी और छौलिया।
उत्तराखंड में कौन सा नृत्य पूछेगा? कजरी और छोलिया बताइएगा। जम्मू कश्मीर में होता है कूद डंडी नाच, साथ ही साथ रऊफ। जम्मू कश्मीर में कूद डंडी नाच, साथ ही साथ रऊफ होता है। देखिए नृत्य तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये वैसे नृत्य हैं जो कि एग्जाम में कहिए यही पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम यही पूछा गया है। तो सबसे कहिए कि जो टॉप लेवल का है वही यहाँ पर शामिल किया गया है इस वाले क्लास में। हिमाचल प्रदेश में होता है छपेली, दांगी और थाली। हिमाचल प्रदेश में क्या क्या होता है? तो हिमाचल में आपको बताना होगा छपेली, दांगी और थाली होता है। हिमाचल प्रदेश में छपेली, दांगी और थाली। बिहार में होता है छऊ, विदेशिया और जाट जट्टिन कहिए या फिर जट जट्टिन कहिए होता है। बिहार में छऊ, विदेशिया और जट जट्टिन होता है। केरल में होता है कथकली और मोहिनीअट्टम। केरल में होता है कथकली, साथ ही साथ मोहिनीअट्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नागालैंड में कौन कौन सा? नागालैंड में होता है लीम और छोंग। नागालैंड में आपको बताना होगा लीम और छोंग। पश्चिम बंगाल में होता है कौन कौन सा? यहाँ पर आपको बताना होगा जात्रा, ढाली और छाऊ। पश्चिम बंगाल में जात्रा, ढाली और छाऊ बताएंगे। गोवा में होता है मंदी और ढकनी। गोवा में मंदी ढकनी। कहाँ पर मंदी ढकनी होता है? गोवा आपको बताना होगा। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, महत्वपूर्ण नारे जिसे आप स्लोगन्स कहते हो। किसने किसने कौन सा नारा दिया था उसे देखिए, समझिए। जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री जी कहे थे जय जवान जय किसान। मारो फिरंगी को किसने कहा था? मंगल पांडे साहब ने। मारो फिरंगी को किसने कहा था? मंगल पांडे ने। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था। कर मत दो यानी कि टैक्स मत दो किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे थे कर यानी कि टैक्स नहीं देना है, मत दो। संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति देने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामल गुप्ता पार्षद जो है ये दिए थे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामल गुप्ता पार्षद आपको याद रखना है। वंदे मातरम किसने कहा था? जानते ही होंगे आप अच्छे से, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने? भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा? भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक साहब थे, इन्होंने कहा था। क्या कहा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह कहे थे। इंकलाब जिंदाबाद। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? क्या बताइएगा? सुभाष चंद्र बोस साहब दिए थे। कहाँ चलने के लिए? दिल्ली चलने का नारा दिए थे। करो या मरो किसने? महात्मा गांधी क्या कहे थे? करो या मरो। जय हिंद मतलब सुभाष चंद्र बोस, आप जान ही रहे होंगे इनके बारे में। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। हिंदू हिंदुस्तान किसने कहा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब कहे थे। हिंदू और हिंदुस्तान जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती आपको याद रखना है। यहाँ पर आराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। हे राम महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया अंतिम वाक्य था, यह शब्द था यह। भारत छोड़ो किसने कहा? महात्मा गांधी कहे थे भारत छोड़ो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा था? ये कहने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल याद रखिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल थे, उनके द्वारा दिया गया स्लोगन यानी कि नारा है।
तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये कहे थे कौन? सुभाष चंद्र बोस साहब कहे थे। अब आते हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम पर। ठीक है, भारत का जो भौगोलिक उपनाम है उसे देखते हैं। देखिए, ईश्वर का निवास स्थान है प्रयाग में, 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को, 7 टापुओं का नगर है मुंबई, बुनकरों का शहर है पानीपत, अंतरिक्ष का शहर है बेंगलुरु, डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगर अगर पूछे तो बेंगलुरु को आप कहेंगे। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मदुरै को। त्योहारों का नगर मदुरै। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। महलों का शहर कोलकाता। महलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ। नवाबों का शहर क्या? कोलकाता होगा। नवाबों का शहर आपको लखनऊ बताना है, महल का कोलकाता बताइएगा। इस्पात नगरी जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी। पर्वतों की रानी मसूरी। रैलियों का नगर नई दिल्ली। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। मसालों का बगीचा है केरल। रैलियों का नगर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस है कोच्चि। भारत का पिट्सबर्ग है जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगर हो जाएगा जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड मुंबई को। झीलों का नगर कहते हैं किसे? तो झीलों का नगर कहते हैं श्रीनगर को। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को। पहाड़ों की जो पहाड़ी की मल्लिका है वह कहते हैं किसे? नेतरहाट को। भारत का डेट्राइट पीतमपुर को कहते हैं। भारत का डेट्राइट। पूर्व का वेनिस जयपुर। सॉल्ट सिटी गुजरात। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। मलय का देश कर्नाटक। दक्षिण भारत की गंगा होता है कौन सा? कावेरी को कहते हैं। भारत का डेट्राइट आपको पीथमपुर। पूर्व का वेनिस हो जाएगा जयपुर। सॉल्ट सिटी कहते हैं गुजरात को। सोया प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को। मलय का देश कहते हैं कर्नाटक को। दक्षिण भारत की गंगा होता है किसे कहते हैं? कावेरी को। काली नदी शारदा को कहते हैं। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा। अंडों की टोकरी एशिया का अगर पूछेगा क्या बताइएगा? आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ठीक है। राजस्थान का हृदय अजमेर है। सुरमा नगरी बरेली। खुशबुओं का शहर कन्नौज। काशी की बहन गाजीपुर। लीची नगर देहरादून। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर। सुरमा नगरी बरेली। खुशबुओं का शहर कन्नौज। काशी की बहन गाजीपुर। लीची नगर देहरादून। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहते हैं। अरब सागर की रानी कहते हैं कोच्चि को। भारत का स्विट्जरलैंड हो जाएगा कश्मीर। पूर्व का स्कॉटलैंड होता है मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी। धान का डालिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं। भारत का पेरिस जयपुर। मेघों का घर मेघालय। बगीचों का शहर कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। पहाड़ों की नगरी डूरंगपुर। भारत का उद्यान बेंगलुरु। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। देखिए, भारत का अगर पेरिस पूछेगा जयपुर को आप बताएंगे। ठीक है, भारत का अगर पूछे पेरिस क्या बताइएगा? जयपुर। मेघों का घर मेघालय। बगीचों का शहर कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। पहाड़ों की नगरी डूरंगपुर। भारत का उद्यान बेंगलुरु। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। नेक्स्ट है गोल्डन सिटी। अमृतसर को कहते हैं क्या कहते हैं?
गोल्डन सिटी कहते हैं किसे? तो अमृतसर को कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। पवित्र नदी गंगा। बिहार का शोक कोसी। वृद्ध गंगा गोदावरी। वृद्ध गंगा किसे? गोदावरी को। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। कोट्टायम की दादी मलयाला। कोट्टायम की दादी कहते हैं मलयाला को। कोट्टायम की दादी मलयाला। जुड़वा नगर किसे कहते हैं? जुड़वा नगर कहते हैं हैदराबाद सिकंदराबाद। हैदराबाद सिकंदराबाद किसे? जुड़वा नगर कहते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। ताला नगरी अलीगढ़ को। ताला नगरी अलीगढ़। ताला नगरी अलीगढ़। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन सा है? कानपुर बताइएगा। पेठा नगरी आगरा। पेठा नगरी किसे कहते हैं? आगरा को कहते हैं। भारत का टॉलीवुड कोलकाता। भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। वन नगर कहते हैं किसे? वन नगर कहा जाता है देहरादून को। वन नगर देहरादून। वन नगर देहरादून। सूर्य नगरी जोधपुर। सूर्य नगरी जोधपुर सही जवाब है। अब आते हैं इतिहास की प्रमुख घटनाओं को देखते हैं, समझते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में आर्यों का आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। महावीर का निर्माण आप देख लीजिए। बुद्ध का जन्म आप जानते हो। गौतम बुद्ध का महान परिनिर्वाण भी आप जानते ही हैं। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था कब? 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का क्या हुआ था? भारत पर, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में की गई थी। विक्रम संवत का आरंभ हुआ था कितना? 58 ईसा पूर्व में। शक संवत पूछे 78 ईसा पूर्व में बताइएगा। शक संवत। हिजरी संवत पूछेगा 622 ईस्वी में, आपको बताना होता है 622। फाहियान का भारत यात्रा हुआ था कब? तो फाहियान 405 से 411 ईस्वी तक भारत में रहे थे। फाहियान 405 से 411 ईस्वी तक भारत में रहे थे। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा था। किसका? हर्षवर्धन का शासनकाल। ह्वेनसांग की भारत यात्रा हुई थी कब? 630 ईस्वी में। ह्वेनसांग की भारत यात्रा हुई थी 630 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था कब? तो यहाँ पर आपको बताना होगा 1025 ईस्वी में। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। तराइन का पहला वाला युद्ध हुआ था 1191। दूसरा वाला हुआ था 1192। ठीक है, तराइन का पहला वाला अगर युद्ध पूछेगा 1191, दूसरा हुआ था 1192 में। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो स्थापना कब हुआ था? 1206 में। किसने किया था? वो अभी आप आगे देखने वाले हो। गुलाम वंश की स्थापना कब? 1206 में। वास्को डिगामा का भारत पर आना हुआ था कब? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। अब यहाँ पर देखिए, पानीपत का पहला युद्ध अगर पूछेगा 1526 में। पानीपत का दूसरा वाला 1556 में और तीसरा वाला 1761 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556, तीसरा हुआ था 1761 में। याद रखेंगे इनको। अकबर का राज्यारोहण अभिषेक जो हुआ था कब हुआ था अकबर का? 1556 में आपको बताना होगा अकबर का राज्यारोहण हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। नेक्स्ट है कि दीन ए इलाही धर्म, इसकी स्थापना कब हुआ? 1582 में। दीन ए इलाही 1582 में। पलाशी का युद्ध होता है 1757 में। पलाशी कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में हुआ। बंगाल में पहला वाला विभाजन 1905 में हुआ था, आप जानते हो। बंगाल का पहला विभाजन हुआ था।
मुस्लिम लीग की स्थापना होती है कब? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1906 में आपको बताना है। मार्ले मिंटो सुधार वर्ष 1909 में आया था। मार्ले मिंटो 1909 में। पहला वाला विश्व युद्ध का समय पीरियड तो आप अच्छे से जानते हैं, 1914 से 18 तक रहा। दूसरा वाला जो विश्व युद्ध है, विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, 22 तक चला, 1920 से 22। और साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था कब? 1928 में। साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 में। इसके बाद दांडी जो मार्च नमक सत्याग्रह है कब होता है? यह होता है वर्ष 1930 में। ठीक है, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था कब? 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? वर्ष 1946 में आया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी की हत्या 30। देखिए, महात्मा गांधी की हत्या 1948 में आपको याद रखना है। ठीक है, 1948 में। चीन का जो भारत पर आक्रमण है वर्ष 1962 में हुआ था। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है 1965 में। ताशकंद समझौता होता है 1966 में। चीन का भारत पर आक्रमण 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, ताशकंद 1966, ताली कोटा का युद्ध हुआ था कब? 1565 में। पहला वाला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1776 से। ताली कोटा हुआ था 69 से 76 तक। ताली कोटा हुआ था देखिए 1565 तक। और पहला वाला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 66 से 69 तक हुआ था। ठीक है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 66 से 69 तक चला था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 तक। दूसरा वाला कब से कब तक चला था? 1780 से 84 तक। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 तक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। कारगिल हुआ था 1799 में। कारगिल तो हुआ था 1999 में, 1700 नहीं, 1999 में कारगिल हुआ था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला वाला गोलमेज हुआ था 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा हुआ था 32 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन का आगमन, क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 में। चीन का क्रांति होता है कब? 1911 में। चीनी क्रांति 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। अब देखते हैं भारत के जो कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उसे लिया गया है, समझिएगा ध्यान से। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के राजस्थान में है। रणथंभौर। रसिस्का राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? राजस्थान। घाना पक्षी कहाँ? राजस्थान। याद रख लीजिएगा सबसे पहले इन तीनों को। रणथंभौर सरिस्का करके है, रसिस्का नहीं सरिस्का करके है। और घना पक्षी जो राष्ट्रीय पार्क है राजस्थान में है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? कान्हा आपको बताना होगा मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में? हरियाणा में है, सुल्तानपुर। कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में। दुधवा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? बेतला, झारखंड में बताइएगा। सिरोही राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में है सिरोही। खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? सिक्किम में है। खांचनजोंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है, खांचनजोंगा। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा में है, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार जो है यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है।
अब यहाँ पर देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन और उनके वर्ष। बंग भंग जो है ना, जिसे आप स्वदेशी कहते हो, कब हुआ था? वर्ष 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में। होम रूल 1916 में। होम रूल। लखनऊ पैक्ट सेम 1916। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था मॉन्टेग्यू घोषणा। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट आया था मार्च 19 में 1919 में, 19 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग होता है कब? 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत 1919 में हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था 18 मई 1920 में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन 18 मई 1920 को हुई थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था कब? दिसंबर 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब? 1 अगस्त 1920 को। और सहयोग की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था कब? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 बताइएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को बना था। भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट आता है अगस्त 1928 में। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके पिताजी के बारे में है यह। बारदोली सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1928 में। बारदोली अक्टूबर 1928 में। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था कब? दिसंबर 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी कब? 2 जनवरी 1930 को। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी। नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के लिए याद रखिएगा 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, कब से कब तक आपको बताना होगा? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए आप क्या याद रखिएगा? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को आपको बताना होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 8 मार्च 1931 को। दूसरा गोलमेज 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कौन सा? दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन। कम्युनल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया है, 16 अगस्त 1932 को आया था। कम्युनल अवार्ड, जिसे कि आप सांप्रदायिक पंचाट कहते हो, 16 अगस्त 1932 को आया था। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट कब आया था? सितंबर 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी जल्दी जल्दी बता रहे हैं या अभी तक बता रहे थे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ताकि फिर इस तरह का जब वीडियो आएगा ना, तो उसमें थोड़ा सा स्लो स्लो बताया जाए। ठीक है, स्पीड स्लो रहे। आप अगर लग रहा हो तो कमेंट करिएगा, नहीं तो फिर देखते चलिए क्लास। कोशिश किया जाएगा थोड़ा आराम से बताने का।
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है 1 मई 1939 को। मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिमों के द्वारा मनाया गया था मुक्ति दिवस, कांग्रेस से मुक्ति मिला था। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को आया था। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को आया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़वाया था। शिमला सम्मेलन हुआ था कब? शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? यह मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ था 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुआ था। माउंटबेटन योजना के बारे में 3 जून 1947 याद रखिए। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। एक पॉइंट यहाँ पर और आप याद रख लीजिए लास्ट में, भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। अब देखते हैं कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। महान कार्य में कौन कौन क्या किए थे देखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती किए। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने। दिन ए इलाही की शुरुआत, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने किया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिख धर्म की शुरुआत किसने किया? तो गुरु नानक जी किए थे। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध किए थे। जैन धर्म के महावीर स्वामी रहे थे संस्थापक। इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत जो है ये हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए इस्लाम धर्म की स्थापना, साथ ही साथ यहाँ पे आप हिजरी संवत की भी ध्यान रखेंगे, तो ये हजरत मोहम्मद साहब किए थे। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जरथुष्ट बताइएगा। पारसी धर्म के प्रवर्तक मतलब शुरुआत करने वाले थे। शक संवत की शुरुआत किसने किया था? कनिष्क ने। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। न्याय दर्शन जो है ये गौतम के द्वारा किया गया था, न्याय दर्शन का। वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद के द्वारा, वैशेषिक दर्शन की शुरुआत महर्षि कनाद किए थे। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल किए थे। योग दर्शन महर्षि पतंजलि शुरुआत किए थे। मीमांसा दर्शन के लिए आपको बताना होगा महर्षि जैमिनी। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद किए थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह जी थे। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर बताना है आपको। मुगल साम्राज्य का 1526 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, जानते हैं आप। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही हुआ था। जैसे में आंदोलन है कुछ, असहयोग, सविनय अवज्ञा, खेरा चंपारण, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो, इन सब की शुरुआत किसने किया था? तो गांधी जी किए थे। और आज का जो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है 2 अक्टूबर है आज गांधी जयंती भी है। अब क्लास आप लोग के सामने कब आता है ये दूसरा बात है, लेकिन आज 2 अक्टूबर है। हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी किए थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस किए थे। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। भूदान आंदोलन। रेड क्रॉस की स्थापना, रेड क्रॉस किसने? हेनरी ड्यूनेट ने किए थे।
स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय आपको बताना है। मान के चलिए ना, तीन तीन तारीख को 3 अक्टूबर को क्लास आपके सामने होगा। शायद आज अगर 3 अक्टूबर है तो आप क्लास देख रहे होंगे फिर, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का स्पीडी वाला जो क्लास दिया गया था, कंटिन्यू 2-2 घंटे का क्लास, 2.5 घंटे का और पौने 2 घंटे का क्लास दिया गया है। शायद आप लोग उसको देखकर साइंस उतना ज़्यादा एक बार में देख नहीं सकते, इसलिए यह क्लास समझिए कि 3 तारीख को ही आपके लिए आ चुका होगा। आज अगर 3 तारीख होगा शायद आप देख रहे होंगे। फिर से देखिए, रेड क्रॉस की हेनरी ड्यूनेट ने, स्वराज पार्टी की पंडित मोतीलाल नेहरू किए थे स्वराज पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने। वंदे मातरम, फिर से लगता है स्पीड हो गई क्या, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू। रेड क्रॉस के लिए आपको हेनरी ड्यूनेट रखना है याद। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत किसने, मतलब बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल किए थे। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। किसकी, इंडियन एसोसिएशन की। औरुविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष किए थे। रूसी क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं किसे, लेनिन को। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन किए थे। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी, अब तो स्वर्गीय हो चुकी हैं, की थी। रूसी क्रांति के जनक में लेनिन आते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी की थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय साहब किए थे। नेशनल, ये 1925 में शायद किए थे, ठीक है, 1925 में, ध्यान रखिए, कम्युनिस्ट पार्टी की। अभी बहुत सारे एग्जाम में यह बात पूछा गया था। नेक्स्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना है ये शेख अब्दुल्ला किए थे। संस्कृत व्याकरण के जनक के रूप में पाणिनि को जानते हैं, संस्कृत व्याकरण के जनक के रूप में। सिख राज्य की स्थापना महाराणा रंजीत सिंह किए थे। अब आते हैं हिस्ट्री के, हिस्ट्री ने मिक्स कहिए कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। देखिए, 1757 में पलाशी के युद्ध में सिराज उद दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था, मीर जाफर ने किया था। ध्यान रखिएगा, पलाशी के युद्ध में जो कि 1757 में हुआ था, सिराज उद दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। यह डेटा थोड़ा बहुत चेंज भी होते रहता है, ठीक है। फिलहाल दाल का उत्पादन आप मध्य प्रदेश याद रख सकते हैं। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है, महाराष्ट्र में अभी तक महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला एनी बेसेंट। साइबर स्पेस शब्द किससे जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से। पहला गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, पहला गांधी शांति पुरस्कार जूलियस न्यरेरे को दिया गया था। किसे, जूलियस न्यरेरे को दिया गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। मिंजर मेला किस राज्य का पर्व है, हिमाचल प्रदेश का। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया किला फोर्ट विलियम कहाँ पर है, कोलकाता में है फोर्ट विलियम। चौगान नामक प्राचीन खेल का आधुनिक रूप पोलो, पोलो को पहले चौगान कहते थे।
कौन से शहर में मार्च 2013 में देश का पहला महिला डाकघर का स्थापना हुआ था? तो वह शहर है नई दिल्ली। मार्च 2013 में देश का पहला महिला डाकघर कहाँ पर? नई दिल्ली में खुला था। मई का पहला मंगलवार विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मई मंथ का पहला जो मंगलवार आता है उस दिन को विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है? दोमट। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यह देखना किसका काम था कि जनता अपना जीवन शरीयत के हिसाब से ली जा रही है, रही है, तो मुहतासिब का यह काम होता था औरंगजेब के शासनकाल में। 8 दिसंबर को मनाए जाने वाले विश्व साक्षरता दिवस की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा किया गया था। किस देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? रूसी परिसंघ में बताना होगा सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा तमिल है। भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक। भारत में सबसे पहले किस राज्य के समस्त मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए थे? तो भारत में ना जो फोटो के साथ वोटर आईडी कार्ड था ना, सबसे पहले हरियाणा में दिया गया था। भारत में रेडियो सुविधा की शुरुआत किस शहर में हुई थी? मुंबई में। भारत में रेडियो सुविधा की शुरुआत मुंबई से हुई थी। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में है राजस्थान का उच्च न्यायालय। शक, विक्रम, हिजरी तथा ईस्वी संवतों में सबसे प्राचीन कौन सा है? आपने देखा भी था अभी, सबसे पुराना है विक्रम। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है? दंडी ने किया था काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना। महरौली स्तंभलेख का संबंध किस सम्राट से? चंद्रगुप्त द्वितीय से है। किसका? महरौली का। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर में दर्शनीय स्थान कौन सा है? रामेश्वरम बताइएगा। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर में दर्शनीय स्थान रामेश्वरम है। 26 नंबर है। रामानुजाचार्य का संबंध किस दर्शन से था? तो विशिष्ट अद्वैत दर्शन से था रामानुजाचार्य का संबंध। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी कब? येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? येलो बुक कहाँ का है? फ्रांस का है। निखिल बनर्जी प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार से। निखिल बनर्जी किससे वाद्य यंत्र से संबंधित पूछेगा तो आपको बताना होगा सितार से। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन है लॉक का। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है, यह कथन है लॉक का। श्रीहरिकोटा रेंज भारत के किस राज्य में है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? अबुल हसन। भारत का सुप्रसिद्ध भारतीय फारसी कवि कौन था? अमीर खुसरो। क्या नाम है उनका? अमीर खुसरो आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। धार्मिकवाद के लिए अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सिकरी में आपको बताना होगा। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नागनंद प्रियदर्शिका तथा रत्नावली किसकी है? यहाँ पे आपको हर्षवर्धन बताना होगा, ठीक है। नंबर 35 हो गया। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान अब आते हैं। फिर से क्वेश्चन उसी तरह से है। खुजराहों के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर को। किस विहर मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण जो है सूर्यवर्मन
द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था, तो वह था अंकोर वाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? अमरावती बौद्ध स्तूप है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है अमरावती? आंध्र प्रदेश। सही जवाब बताइएगा। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? शिवाजी ने। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने। सलहर का युद्ध हुआ था कब? 1672 में। सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में कहा जा रहा है। इसका मकबरा कहाँ पर है? रंगून यानी कि म्यांमार में आपको बताना है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 8 बार। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1739 में किया था नादिर शाह ने। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33% आपको बताना है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? जहां आरा ने करवाया था आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां बताएंगे। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 को। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 को बताइएगा। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा निर्माण करवाया था कब? 1679 में। 1679 में बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। शामूगढ़ का युद्ध हुआ था कब? 1685 में। शामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1685 में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बने? 1761 में। हैदर अली मैसूर के शासक के रूप में 1761 में बैठे थे। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 में। माधवराव नारायण पेशवा कब बने थे? 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब रखी? 1699 में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु के। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु के। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को यानी कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? कौन से राज्य के शासक थे जो नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक को कहा जाता था। ठीक है। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का समायोजन किया था। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? आपको बताना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? उसे कहते हैं एपिथेलियम उत्तक। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? नाम है उनका डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? उसे कहते हैं किरीट। टाइपराइटर जिसे आप टंकन मशीन कहते हो, इसके आविष्कारक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा सोल्स थे।
सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? इसे एसीटम कहते हैं। सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहते हैं। कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं कपड़ों से जंग हटाने के लिए। गन्ने में होता है लाल सड़न रोग, किसकी वजह से होता है? कवक के द्वारा होता है लाल सड़न रोग। आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जड़ से प्राप्त होता है चिकोरी चूर्ण, कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाता है। सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? जापान में चली थी। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है कर्नाटक का रत्न। वह कौन सा पहला सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी है उसका नाम। किन दो धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है? जैन तथा बौद्ध धर्म का। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? बनारस का। छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनका राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट उनका नाम था। कहाँ के रहने वाले थे भाई? बनारस के थे। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? तो बहादुर शाह प्रथम के। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? तो बहादुर शाह प्रथम के। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? गुरु अर्जुन देव पर। ठीक है, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध में विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव हो जाएगा सही जवाब। कह रहा है पतंजलि द्वारा लिखा गया, पतंजलि के द्वारा लिखा गया था महाभाष्य। निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? देखिए, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य। निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? अष्टाध्यायी पर आपको बताना होगा। ठीक है, सवाल को समझ गए ना? पतंजलि के द्वारा लिखा गया है ना महाभाष्य, किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? अष्टाध्यायी पर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? 3.5%। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? लैंड स्टेनर ने। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? आपको क्या बताना है? मतलब संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, याद कर लीजिएगा, प्रशांत महासागर सही जवाब हो जाएगा। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कहाँ की? अफ्रीका की। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम? सचिन रमेश तेंदुलकर, आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? सही जवाब हो जाएगा अशोक ने। ठीक है, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। जैसे कैंसर के उपचार के लिए पूछा ना किसका, तो आप यहाँ पे रेडॉन गैस याद रखिएगा। ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए अगर पूछेगा किसका यूज किया जाता है, कौन सा अक्रिय गैस होता है? ठीक है, उत्कृष्ट या फिर यहाँ पे अक्रिय गैस आप याद रखिएगा। क्या आपको बताना होगा? रेडॉन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रतीक कैसे होता है, कैसे दिखाते हैं? याद है, Rn करके लिखते हैं। परमाणु संख्या कितना होता है? 86 होता है रेडॉन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस
कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन में एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया था? बताइए। यहाँ पे आपको तांबा याद रखना होगा। ठीक है, तांबा का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो पटेल साहब थे उन्हीं के जन्म दिवस पर मनता है 31 अक्टूबर को। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो आपको यहाँ पर क्या बताना होगा? केरल में है। कहाँ पर है? केरल सही जवाब है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1959 में किया गया था। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुआ था। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? लोकसभा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। अब आ जाते हैं पंचवर्षीय योजना पर। देखिए, पहला वाला पंचवर्षीय योजना था ना, 1951 से 56 तक चला था। इसमें कृषि की प्राथमिकता पर जोर दिया गया था। ठीक है, पहला वाला में याद रखिएगा किसकी पे? कृषि की प्राथमिकता पर, और 1951 से 56 तक चला। दूसरा पंचवर्षीय योजना का समय पीरियड रहा था 1951 से 1956 से 61 तक। इसमें उद्योग पर दिया गया था। तीसरा वाला पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चलता है। इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर दिया गया था। ठीक है, इसे आप अच्छे से देखिए, याद कर लीजिए इनको। पहला पंचवर्षीय में कृषि, दूसरे वाले में उद्योग, तीसरे वाले में कृषि और उद्योग दोनों पर जोर दिया गया था। चौथा का समय पीरियड रहा था 1969 से 74 तक। न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना यहाँ पर आपको बताना होगा, सही जवाब रहा था इसका। ठीक है, चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चला। न्याय के साथ गरीबी के विकास को मतलब उठाना था, ऊपर करना था, अच्छा करना था। गरीबी को हटाना था, विकास करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक चला था। गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया जाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। छठे वाले में रखा गया था क्या? 1980 से 85 तक चला था, और पांचवी योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया था। ठीक है, जो गरीबी और आत्मनिर्भरता को इसमें रखा गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चला। फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता को बढ़ाना इसमें रहा था। आठवीं वाले में जो कि 92 से 97 तक चला था, रोजगार सृजन करना मतलब रोजगार देना, जनसंख्या का नियंत्रण करना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1992 से 97 तक चला। रोजगार का मतलब सृजन मतलब रोजगार उत्पन्न करना और जनसंख्या का नियंत्रण करना था। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला। 7% का विकास दर इसमें पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था। जो 10वीं वाली पंचवर्षीय योजना है 2002 से 7 तक चला। इसमें स्वरोजगार और संसाधन का विकास करना था। 11वीं वाले में 2007 से 12 तक इसे रखा गया था। व्यापक और तेजी से विकास करना रहा था। 2007 से 12 तक 7 से 12 तक चला था। ठीक है, व्यापक और तेजी से विकास करना रहा था, इसे आप याद रखेंगे। एक नज़र यहाँ पे आप फिर से इसे देख लीजिए। मोस्ट वीवीआई आपका है, पंचवर्षीय से एक सवाल पूछा जाता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें फटाक से आप ले सकते हैं। अब बचता है कौन सा? 12वीं वाला। बताइए इसमें क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या मतलब काम रखा गया था, याद है? जो कि 2012 से 17 तक रहा था। बताइए। इसमें ना जो 10% का आर्थिक विकास दर है ये हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आते हैं अब नेक्स्ट पर, जो कि इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न में आते हैं। फिर से इतिहास पर चलते हैं। देखिए, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन है? चैतन्य महाप्रभु, आपको याद रखना होगा, ठीक है। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य, आप बता दीजिएगा। लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से। कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। किसकी? कालाशोक की राजधानी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम? जेबी कृपलानी, आप बताइएगा। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए, जॉर्ज पंचम, जब वो दिल्ली दरबार लगा था, राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली दरबार वैसे 2 बार लगा था, ध्यान रखिएगा। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड वेवेल के समय में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आपको बताना होगा, लंदन में हुई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी किए थे, कहाँ पर? अहमदाबाद में किया गया था गांधी जी के द्वारा साबरमती का। अच्छा, यह वाला तो हम लोगों ने देख चुका है। चलिए, अब भारत के अति महत्वपूर्ण भौगोलिक उपनाम को देखते हैं। देखिए, ईश्वर का निवास प्रयागराज को माना गया है। 5 नदियों की भूमि पंजाब, पर्वतों की रानी मसूरी, रैलियों का नगर नई दिल्ली। अभी हम लोग देख चुके थे, इसको ध्यान है ना? वैसे एक बार फटाफट फिर से देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोच्चि, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। मसालों का बगीचा हो जाएगा आपका कौन सा? केरल, सही जवाब हो जाएगा। गुलाबी नगर होता है जयपुर। गुलाबी नगर कौन सा है? जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को। भारत का हॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को, ठीक है। झीलों का नगर श्रीनगर को। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट। भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस कहते हैं जयपुर को। सॉल्ट सिटी कहते हैं गुजरात। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। मलय का देश कर्नाटक, मलय का प्रदेश कर्नाटक हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। काली नदी शारदा। 7 टापुओं का नगर मुंबई हो जाएगा। बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। त्योहारों का नगर मदुरै। स्वर्ण मंदिर का शहर हो जाएगा आपका अमृतसर। महलों का शहर है कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। राजस्थान का हृदय अजमेर। सुरमा नगरी बरेली। खुशबुओं का शहर कन्नौज। काशी के बहन गाजीपुर। लीची नगर देहरादून। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। कर्नाटक का रत्न मैसूर। अरब सागर की रानी कोच्चि। हम लोग देख चुके हैं, इसीलिए फास्ट बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर पहले ध्यान से सिर्फ आपने देखा था। स्विट्जरलैंड भारत का कश्मीर। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मंदिर और घाटों का नगर वाराणसी। गोल्डन सिटी अमृतसर। सूती वस्त्रों की राजधानी हो जाएगा मुंबई। पवित्र नदी गंगा। बिहार का शोक कोसी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मतलब इतना बार रिपीट कैसे हो सकता है भाई? चलिए देखिए, भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर को देखिए, समझिए। यमुना नदी के किनारे में मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज बसा हुआ है। किसके? यमुना के तट पर। गंगा में आपको इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी यानी कि बनारस बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में शोकोवा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी हैं। सतलुज नदी के तट पर आपको बताना होगा फिरोजपुर और लुधियाना है।
महानदी आपको बताना होगा कटक और संबलपुर, ठीक है। अलकनंदा नदी पूछे बद्रीनाथ। तुंगभद्रा नदी के तट पर कुरनूल है। झेलम के तट पर श्रीनगर है। ताप्ती के तट पर सूरत है। कृष्णा नदी पर आपको बताना होगा विजयवाड़ा। भीमा नदी पर है पंढरपुर। रामगंगा पर है बरेली। बेतवा पर ओरछा। शिप्रा करके लिखा हुआ है उज्जैन। सरयू के तट पर है अयोध्या। हुगली नदी के तट पर है कोलकाता। गोमती नदी के तट पर है लखनऊ। नर्मदा नदी के तट पर है जबलपुर। चंबल नदी के तट पर कोटा। गोदावरी नदी के तट पर नासिक। कावेरी नदी के तट पर श्रीरंगपट्टनम। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद। स्वर्ण रेखा नदी पूछे जमशेदपुर। और साबरमती नदी पूछेगा आपको बताना होगा अहमदाबाद, ठीक है। यहाँ तक आपने ध्यान से देखा, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। अब विटामिन के नाम और रासायनिक नाम है, आइए इसे देखते हैं। विटामिन ए रासायनिक नाम क्या होता है? आपको रेटिनॉल पता होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल सही जवाब हो जाएगा। नंबर सेकेंड है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। बी2 राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या बताएंगे? निकोटिनेमाइड आपका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पेंटोथैनिक होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथैनिक। बी6 का रासायनिक नाम होगा पैरिडॉक्सिन। क्या बताएंगे? पैरिडॉक्सिन किसका होता है? विटामिन बी6 का। नेक्स्ट है विटामिन बी7 का रासायनिक नाम आपको बताना है क्या? बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन सही जवाब। बी1 का हो जाएगा फॉलिक अम्ल। बी11 का क्या होगा? फॉलिक अम्ल होता है बी11। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड बता देंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है क्या? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल आपको बताना है। अब आते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता के नाम से आप चैतन्य महाप्रभु को जानते हो, ठीक है। संकीर्तन प्रथा के चैतन्य हो जाएगा। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से। काला अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा यह बात कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आचार्य जो JB कृपलानी साहब थे, यही रहे थे। यह वाला पेज भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब साइंस का कुछ क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एक कार बैटरी में यूज होने वाला विद्युत अपघटय क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में कौन सा एसिड रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड बताइएगा। तनु गंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन सही जवाब है, हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है? कार्बन आपको यहाँ पर टिक करना होगा। क्या प्राप्त होता है? कार्बन प्राप्त होता है, ठीक है। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप? कार्बन आपका सही जवाब है। बताना। देखिए, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्लोरीन यह होता है संदूषित जल में क्लोरीन की थोड़ी मात्रा मिलाना होता है, इसे आप क्लोरीनन कहते हो, ठीक है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया अगर पूछेगा क्या किसका होता है तो आपको फ्लोरीन बताना होगा। थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतया किस रूप में दिया जाता है? यहाँ पे आपको पोटेशियम आयोडाइड के रूप में बताना होगा, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है और
क्योंकि अभिक्रिया करता है किससे, तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है, तो यह श्रेय जाता है किसे, रैमजे को। गहरे समुद्री गोताखोर के श्वसन के ऑक्सीजन के तनकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, मतलब गोताखोर जो जाते हैं समुद्र वगैरह में तो वो हीलियम आपको बताना होगा। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, सही जवाब होगा इसीलिए। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सा है, अक्रिय गैस होता है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त। कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं होती है, उसका नाम आपको बताना होगा रेडॉन। रेडॉन क्या है, नोबेल गैस नहीं होता है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, जिनॉन बनाती है यौगिक। कौन बना सकती है, जिनॉन। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है, रेडॉन। हीरे की खनिजीय बनावट क्या होता है, तो आपको यहाँ पे बताना होगा कार्बन, सही जवाब। ठीक है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या होता है, कार्बन, सही जवाब है। वायुयान के टायरों में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, हीलियम पहले किया जाता था, अब आपको यहाँ पर हीलियम को चेंज करके याद करना पड़ेगा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है, तो वह देश का नाम आप बताएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह क्या है, ओजोन परत जहाँ मुख्यतः अवस्थित रहती है वह होता है स्ट्रेटोस्फियर। क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर आपको बताना होगा। भारी पानी की खोज किसने किया था, HC यूरे के द्वारा किया गया था भारी पानी की खोज। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं फिल्ट्रेशन। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक क्या है, SO2 होता है। ठीक है, हीरे और ग्रेफाइट क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, तो हाइड्रोजनीकरण वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में। देखिए सवाल कह रहा है कि वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण का। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सा विधि काम में लाया जाता है, आपको बताना होगा यहाँ पे अपचयन विधि का। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि यह ना सबसे हल्की गैस होती है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा, वर्तमान से कम हो जाएगा। बताएं कि बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताना होगा। किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक का किया जाता है। ठीक है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो जल का शुद्धतम रूप होता है, यह जो वर्षा का जल है यही होता है। विष संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं, अपशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी, बताइए किसका हो जाएगा, तो आपको बताना होगा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑटोमोबाइल द्वारा विकसित, देखिए ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है, आप यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बता देंगे। वह कौन सी गैस है जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है, हाइड्रोजन है वह। बारूद एक मिश्रण होता है किसका, नाइट्र, सल्फर और चारकोल का होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है किस रूप में, आपको बताना होगा विमंदक के रूप में किया जाता है। अब यहाँ से इन्वायरमेंट से ही जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है, पराबैंगनी किरणों से करती है, सही जवाब है। पैराक्सीटिक क्या होता है, तो यह होता है वायु प्रदूषक। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर कह रहा है कि तापमान क्या होगा, तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है, यहाँ पर आपको सही जवाब टिक करना होगा, मध्य प्रदेश में
सही जवाब है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन। कह रहा किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस आपको बताना होगा, ठीक है। किसी क्षेत्र में पेड़ के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान 4 डिग्री। भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो केंद्र है कहाँ पर है? देहरादून आपको टिक करना होगा। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में। वन रोपण की प्रक्रिया किसकी है? ज़्यादा पेड़ लगाने की है। भारत में अधिकतम वनाच्छादित क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित वन वाला है। हरा सोना किसे कहा जाता है? वन को। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? राज्य होता है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? राज्य। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से। सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? पहाड़ की ढलान पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? ठीक है, सोपान कृषि आपसे पूछा जाता है कहाँ पर? पहाड़ की ढलान पर, आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है? बहु अनुशासनिक होती है। कैसी होती है? बहु अनुशासनिक आपको बताना होगा। हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? उसे आप कहते हो उष्णकटिबंधीय वन। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया गया था किसके द्वारा? निकोलस के द्वारा दिया गया था। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसका कथन है? यह है सीसी पार्क का कथन। किसका है? सीसी पार्क का। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है, ठीक है। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने किया था? तो विलियम हैवेट ने किया था। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने किया था? तो आपको विलियम हैवेट बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण का जैविक कारण क्या होता है? तो पर्यावरण का जैविक कारण बताएंगे वनस्पति होता है, ठीक है, वनस्पति। यह कथन किसका है कि जीवों के पारिस्थितिक कारणों का योग पर्यावरण है। ये ना ए फिटिंग का कथन था। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर थे। वर्ष 2002 में वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आपको बताना होगा सतत विकास का। वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सतत विकास का। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनार्थ मतलब कह रहे हैं कि वन का कितना क्षेत्रफल में होना चाहिए? तो आपको यहाँ पर बताना होगा कितना? 33% सही जवाब है। कितना? 33% होना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन को देखते हैं। सबसे पहले समझिए पहला जो संशोधन है कब हुआ था? 1951 में। इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। दूसरा हुआ था 52 में। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया गया था। 7वां हुआ था 1956 में। इस संशोधन के द्वारा राज्य का अ, ब, श और द वर्गों में विभाजन का समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया था। 10वां वाला संशोधन हुआ था 1961 में। इसके तहत दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान कर दी थी, ठीक है। 12वां जो संविधान संशोधन था 1962 में हुआ था। दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। 13वें वाले में 1962 में हुआ था। संविधान में ध्यान रखिएगा एक नया अनुच्छेद 371 का और को जोड़ा गया था जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी, ठीक है। यह याद रखिएगा 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा हुआ था। 14वां वाला हुआ था 1963 में। ध्यान रखेंगे कि पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में
प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्र जैसे में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर, इसमें विधानसभाओं की स्थापना की गई थी। 14वें वाले संशोधन जो कि 1963 में हुआ था, इसके तहत ये किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 21वां संशोधन जो कि 1967 में हुआ था। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 22वां संशोधन हुआ था 1968 में। 22वां 1968 में संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करके तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। 22वां संशोधन 1968 के तहत। 24वां संशोधन 1971 को देखते हैं। देखिए, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था, ठीक है। 24वां वाला जो संशोधन हुआ था 1971 में, इसके तहत संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। 22वां वाला संशोधन हुआ था 1971 में। ध्यान देंगे, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य, उस समय के असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र थे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसका गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी। कौन से वाले? 27वें संशोधन 1971 के तहत आपको यह याद रखना है, मतलब याद रखना ही रखना है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 31वां संशोधन हुआ था 1974 में, समझेंगे इसे अब। 31वां वाला संशोधन जो 1974 में हुआ था, लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 निश्चित कर दी गई। इसमें से 543 निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता था, ठीक है। कौन सा वाला? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा 31वां संशोधन के तहत हुआ था यह, ठीक है। नेक्स्ट है 36वां संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, ठीक है। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश करवा दिया गया था, मतलब 36वां संविधान संशोधन 1975 में होता है। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वां राज्य के रूप में प्रवेश यानी कि मान्यता दे दिया गया था। आते हैं अब 37वें वाले पर। 37वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे, 37वें संविधान संशोधन 1975 के तहत अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना कर दी गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसे ध्यान रखिएगा, इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई थी, यह आप जानते ही हैं। अब आते हैं यंत्र और उनके उपयोग पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अल्टीमीटर ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है अल्टीमीटर। और मीटर जो होता है विद्युत धारा के मापन के लिए और मीटर का यूज करते हैं। एनोमोमीटर का यूज करते हैं वायु वेग का माप करने के लिए एनेमोमीटर का। ऑडियोफोन का होता है श्रवण शक्ति सुधारने के लिए, ऑडियोफोन श्रवण शक्ति सुधारने के लिए। बायनाक्यूलर होता है, ये दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए काम में आता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए। कैस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि के अभिलेखन के लिए। क्रोनोमीटर ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी होती है, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रोनोमीटर। कार्डियोग्राफ से हृदय गति की मापन की जाती है, किससे? कार्डियो से। कार्डियोग्राम पूछेगा तो कार्डियोग्राफ का कार्य करने में सहयोगी यह होता है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं करिएगा, था देख लीजिए, समझ लीजिए, कह रहे हैं ना कार्डियोग्राफ, इससे हृदय गति का मापन होता है। कार्डियोग्राम से कार्डियोग्राफ जो है ना, यह इसकी मदद करने का काम करता है। नेक्स्ट है कैपिलर्स, जिसे आप कंपास कहते हो। कैपिलर्स कंपास के काम में। डीप सर्किल नती कोण का मापन के लिए। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए यूज किया जाता है। एपीडियास्कोप फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए एपीडियास्कोप का यूज करते हैं। फैथोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं, किससे? फैथोमीटर से। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है, इसे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए, हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, आप अच्छे से जानते हो कि हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 326 ईसा
पूर्व में हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच का। अच्छा, ये तो अभी दिख ही नहीं रहा है, रुकिए 1 मिनट। चलिए अब देखिए अच्छे से। तो यह सबसे पहले आपको समय याद रखना होगा। यहाँ पर 326 ईसा पूर्व में हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध। किसके बीच में हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में। किसके बीच में? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर इसमें क्या हुआ था? जीत गया था। पंजाब के राजा पोरस की क्या हुई थी? हार हुई थी। किसमें? हाइडे स्पीच के युद्ध में। कलिंग की लड़ाई हुई थी। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में। कब? कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर किया था भयानक वाला आक्रमण। और भयानक वाला, जब कहिए कि लोगों की मृत्यु हुई थी, हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से युद्ध नहीं करने की कसम खाए थे कलिंग की लड़ाई में 261 ईसा पूर्व में। इसके बाद आता है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई में आपको याद रखना होगा 712 ईस्वी में हुई थी सिंध की लड़ाई। ठीक, किसके बीच में? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित करने के लिए किया था। नेक्स्ट आता है तराइन का पहला वाला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। किसके बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। कब? 1191 में तराइन वाला पहला वाला युद्ध में। तराइन का दूसरा वाला युद्ध हुआ था कब? 1192 में। तराइन का दूसरा वाला युद्ध हुआ था कब? 1192 में। किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गोरी की इसमें जीत हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तराइन का दूसरा वाला युद्ध हुआ था कब? 1192 में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गोरी की इसमें विजय हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था कब? तो चंदावर का हुआ था 1194 ईस्वी में। ठीक है, चंदावर का हुआ था 1194 में। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। कब? चंदावर के युद्ध में। समय क्या था? 1194। नेक्स्ट आता है पानीपत का पहला वाला युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, ध्यान देंगे इसमें 1526 में यह हुआ था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1526 में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। किसके बीच में? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध। इसमें क्या हुआ था? बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था, मतलब पराजित कर दिया था। कब हुआ था? 1527 में। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। 1529 में घाघरा का किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और महमूद लोदी के बीच में। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान को हराया था घाघरा के वाला युद्ध में। ठीक है, 1529 में होता है, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है चौसा। चौसा का हुआ था 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1539 में। कौन सा? चौसा का। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कब हराया था? चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध में कब हुआ था? 1539 में, आपको ध्यान रखना होगा। कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध हुआ था। यह हुआ था कब? समय आपको याद रखना होगा 1540 में हुआ था। किसके बीच में? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। कन्नौज, इसे ही आप बिलग्राम कहते हो। 1540 में यह होता है। एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का दूसरा वाला युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा कब हुआ था? 1556 में। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। तालीकोटा का हुआ था 1565। तालीकोटा 1565। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था तो विजयनगर साम्राज्य का ये खत्म हो गया था। कब? 1565 में। नेक्स्ट आता है हल्दी घाटी का युद्ध।
समय था 1576, किसके बीच में? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ, इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। कब? किसमें? हल्दी घाटी के युद्ध में। कब? 1576 में। नेक्स्ट आता है पलाशी का युद्ध। पलाशी में ध्यान होगा आपको 1757 में हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव यहीं से माना जाता है पड़ गई थी। वांडीवाश का युद्ध हुआ था। कब? 1760 में। वांडीवाश 1760 अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, फ्रांसीसी की हार हुई थी। वांडीवाश का युद्ध हुआ था 1760 में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। पानीपत का तीसरा वाला युद्ध को देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा वाला युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पानीपत का तीसरा वाला युद्ध हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुए थे। इसमें क्या हुआ था? फ्रांसीसियों की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध याद रखिएगा, समय था 1764। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेजों की विजय हो गई थी। बक्सर का युद्ध 1764 याद रखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आता है 1767 से 69 तक चला था पहला वाला आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। पहला वाला आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? 1767 से 69 तक चला। मद्रास की संधि के तहत समाप्त होता है। हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था, इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। समाप्त होता है हैदर अली और अंग्रेज के बीच में, अंग्रेजों की इसमें हार हुई थी। दूसरा वाला आंग्ल मैसूर होता है कब? 1780 से 84 के बीच में, ठीक है। 80 से 84 के बीच में दूसरा आंग्ल मैसूर हुआ, मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था यह, और निर्णित मतलब इसमें निर्णय कुछ नहीं आया था। तीसरा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध फिर से होता है। इसमें क्या होता है? तो 1790 से 92 के समय में चला था तीसरा वाला आंग्ल मैसूर। समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि से, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुई थी। तीसरा आंग्ल मैसूर हुआ था 1790 से 92 के बीच, श्रीरंगपट्टनम की संधि से, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हो गई थी। चौथा वाला आंग्ल मैसूर होता है 1799 ईस्वी, आप याद रखें 1797 से 99 चला था। किसके बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ था। किसके बीच में? टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था। कब? चौथे वाले आंग्ल मैसूर के समय में। इसके बाद आता है चालियान वाला युद्ध। चालियान वाला युद्ध जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1849 में हुआ था चालियान। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, इसमें सिखों की हार हुई थी। चालियान वाले युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच में हुआ था, सिख की हार हो गई थी। 1849 में हुआ था। भारत चीन सीमा युद्ध आप जानते हो, कुछ देर पहले भी आपने देखा था। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। चीन सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुआ। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ गया था। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था कब? तो 1965 में, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। और कारगिल हुआ था 99 में, यह भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अवंती या फिर जिसे आप महाजनपद, अवंती महाजनपद जिसे आप कहते हो ना, उसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन या माहिष्मती आप कहेंगे। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ? उज्जैन या माहिष्मती। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। एटीएम के आविष्कारक जॉन सेफर्ड बैरन थे। एटीएम के आविष्कारक कौन थे? जॉन सेफर्ड बैरन सही जवाब है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताना होगा, तो आप टिक करिएगा ऋषभदेव। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। कौन सा? लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ये दिए थे दयानंद सरस्वती ने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। अनाईमुडी।
साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला का नाम है सुष्मिता सेन। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जाता है रोज मिलियन बैथ्यू। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। किस संविधान संशोधन द्वारा मतों की न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष किया गया था? आपको यहाँ पर बताना होगा किसके तहत? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत हुआ था। टिटिकाका झील कहाँ पर है? पेरू और बोलिविया में है। टिटिकाका झील कहाँ पर है? पेरू और बोलिविया में है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। बताइएगा, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश पूछे, मीरा साहिब फातिमा बीबी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम पर। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ पर छापा गया था? जुलाई 1854 कलकत्ता में। पहला भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ पर छापा गया था? क्या बताइएगा? जुलाई 1854 कलकत्ता में। विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित हो जाती है? तिब्बत का है उरोत्सो झील। विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो हर 12 वर्ष के बाद मीठा व खारा जल में परिवर्तित होती रहती है, मीठे में और खारे में? तो तिब्बत का उरोत्सो झील बता दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान बताएं। महू, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होगा मासिनराम, कहाँ पर है? मेघालय में। अब यहाँ पर मोस्ट वीवीआई में आपका आता है कुछ नदी है और उसका जो सहायक नदी है इसके बारे में आपको देखना है। गंगा की सहायक नदियों में ये सभी आते हैं, इसे याद करिए। गंगा में आपका गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना और रामगंगा आएगा। गंगा की सहायक नदियों में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा आएगा। यमुना की सहायक नदी में आता है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन। यमुना में आपको आ जाएगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन सही जवाब। ठीक, नेक्स्ट आइए गोदावरी। गोदावरी में आपको बताना होगा गोदावरी का होता है इंद्रावती, फिर से एक बार, इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा, प्राणहिता। गोदावरी में इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा, प्राणहिता। कृष्णा में आपको ध्यान रखना होगा तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा, भीम, वेदावती और कोयना आता है। कृष्णा में तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा, भीम, वेदावती और कोयना आपका सही जवाब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कावेरी। कावेरी में आपको बताना होगा हेमावती, सिमसा, अर्कावती और भवानी। कावेरी में आपको क्या बताना है? कावेरी में आप बताइएगा काबिनी, हेमावती, सुषमा और अर्कावती। ठीक है। नर्मदा, नर्मदा में आपको बताना होगा अमरावती, भूखी, तवा, बंगेर। नर्मदा में अमरावती, भूखी, तवा और बंगेर बताइएगा। सिंधु में आपको बताना होगा सतलज, द्रास, जास्कर, श्योक, गिलगिट, सूरू। ठीक है। ब्रह्मपुत्र में आपको बताना होगा दिबांग, लोहित, जिया भोरेली जिसे कामेंग कहते थे, दिखौब और सुबानसिरी मानस। ब्रह्मपुत्रा का यह नदी है सहायक। दामोदर में आपको बताना होगा कि दो, बराकर और कुनार। दामोदर में आपको दो बताना होगा, कौन कौन सा? तो बराकर और कुनार टिक करना है। अब आते हैं रासायनिक सूत्र पर। ठीक है, आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2। नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन N2। हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन H2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO।
नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। एक सेकेंड रुक जाइए। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए आपको क्या बताना होगा? SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसे आप नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हो, इसके लिए NO बताना है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड पूछे जिसे आप नाइट्रस ऑक्साइड कहते हो, N2O इसके लिए बताइएगा, ठीक है, N2O सही जवाब होगा। क्लोरीन के लिए आपको बताना होगा क्या? क्लोरीन हो जाएगा Cl2, क्लोरीन Cl2, क्लोरीन Cl2। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगा? HCl। अमोनिया NH3, अमोनिया NH3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। फॉस्फेरिक एसिड के लिए आपको क्या बताना है? H3PO4, फास्फोरिक एसिड के लिए H3PO4 आपको टिक करना है। कार्बोनिक एसिड के लिए आपको बताना होगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, कार्बोनेट सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट सोडियम Na2CO3, कार्बोनेट सोडियम Na2CO3 बताइएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4 हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट NH4 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम है, नाइट्रेट पोटेशियम के लिए आपको KNO3 बताना होगा, नाइट्रेट पोटेशियम KNO3। देखिए आम रसायनों के व्यावसायिक एवं रासायनिक नाम IAPOC होता है। अनुसूत्र आपको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 27 में आपको कह रहा है 27 में चाक के लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे CaCO3 यहाँ पर हो जाएगा। अंगूर का शत जिसे ग्लूकोज हो जाएगा C6H12O6। अल्कोहल के लिए आपको एथिल बताना है। देखिए अल्कोहल आपको बताना होगा, जैसे C2H5OH। कास्टिक पोटास के लिए आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बताना होगा, जैसे KOH कहेंगे। खाने का सोडा के लिए आप यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखिएगा, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है। चूना के लिए कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे CaO, चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO होगा। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। जिप्सम जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। TNT ट्राई नाइट्रोटाइलिन होगा C6H2C63NO2 3 आपको यहाँ पे बताना है। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यहाँ पर हो जाएगा, धोने का सोडा को कहेंगे। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4, नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4। नौशादर गैस होता है अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा NH4Cl। नौशादर के लिए अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl बताइएगा। फिटकरी के लिए आपको क्या बताना होगा? तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2 × SO4 और 324H2O सही जवाब आपका हो जाएगा। बुझा हुआ चूना इसके लिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताना होगा CaOH2 आप बताएंगे। नेक्स्ट आता है मंड जिसे आप स्टार्च कहते हो C6H10O5 आपको यहाँ पर बताना होगा। लाफिंग गैस के लिए आपको बताना होगा, लाफिंग गैस का होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाल दवा के लिए आपको पोटेशियम परमैंगनेट बताना होगा KMnO4, लाल दवा के लिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4।
लाल सिंदूर के लिए आपको लेड पेरोक्साइड बताना है Pb3O4। लाल सिंदूर के लिए लेड पेरोक्साइड Pb3O4 सही जवाब टिक करना है। ठीक, नेक्स्ट है शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडा, इसे आप पोटेशियम नाइट्रेट कहेंगे, KNO3 हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। सोडा पोटेशियम नाइट्रेट के लिए आपको KNO3 बताना है। सिरका, जिसे आप एसिटिक एसिड का तनोगोल कहेंगे, C6CH3 हो जाएगा। OOH आपका सही जवाब है। सुहागा, जिसे आप बोरेक्स कहते हो, सुहागा, सुहागा के लिए बताना होगा Na2। B4O7 10H2O सही जवाब है। नेक्स्ट है मंड, यानी कि ये तो आपने देख लिया। हरा कशीस, हरा कशीस के लिए आपको याद रखना होगा क्या, फेरिक सल्फेट। हरा कशीस फेरिक सल्फेट, याद रखिएगा, हरा कशीस फेरिक सल्फेट हो जाएगा सही जवाब। Fe2SO4 फिर आपको 3 बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को यहीं पे करते हैं ख़त्म। इतना ही दूर का PDF आज का तैयार किया गया था। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक वगैरह करने के लिए नहीं कहा गया था अभी तक, आप वीडियो को लाइक करेंगे ही करेंगे, उसके बाद ही जाइएगा। जैसा कि शुरुआत में कहा गया था, और कुछ कहना हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बता ही दीजिएगा। इतना दूर तक अगर आपने क्लास देख लिया है, एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा करके कि क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी होगा बताइएगा। और थंबनेल शो कर रहा है, अगर आपने अभी तक इन क्लास को नहीं देखा है तो आप इसे भी ज़रूर देख लीजिए।